दोस्तों विशेषकर एन सिद्धार्थों के बनाया गया है जो 12th क्लास से पढ़ते अर्जुन का विषय है एनवायरमेंटल साइंस, पर्यावरण विज्ञान। और आज वीडियो में आपको जो है पर्यावरण विज्ञान के कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपका जो पर्यावरण विज्ञान बनता है, एनवायरमेंटल साइंस बनता है, इसका जो यहाँ पर आपको जो पेपर आता है वो आपको आता है यहाँ पर 80 नंबर का आता है, जिसका करने के लिए आपका टाइम होता है यहाँ पर 3 घंटे होता है। बाकी इसमें देखा जाए आपका जो 20 नंबर का आपको इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको साथ में क्या है कि यहाँ पर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जरूर देखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ में क्या है कि कई सारी जरूरी बातें आपको बताना चाहता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। अगर आप इन सभी बातों को अगर फॉलो करेंगे तो आपके पास होने के चांस बढ़ जाते हैं, आपके परसेंटेज बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी, इसके अलावा और भी जो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं जो एनवायरमेंटल साइंस के, और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सभी क्वेश्चन के जो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से जो जरूरी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन आंसर को डाउन करने का लिंक आपको जो है आपको जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउन करके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर शुरुआत में आपको जो क्वेश्चन आंसर आते हैं 1-1 नंबर के आते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर उस ग्रह का नाम लिखिए जिसे लाल ग्रह कहते हैं और जिस पर 95% कार्बन मोनोऑक्साइड एवं लाल रंग की धूल पाई जाती है। तो ये हमारा क्या बनता है, मंगल। तो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर देखा जाए अगर हम इसे टेलीस्कोप से भी देखते हैं तो ये हमें कैसे दिखाई देता है, लाल रंग का नजर आता है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए आपका एक और सवाल बन जाता है। सुनिए, शुरुआत में आपके क्या होता है, 1 नंबर सवाल आते हैं और ये क्वेश्चन आंसर क्या है आपके बहुत जरूरी सवाल है। और यहाँ पर देखा जाए मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर को आपको नहीं बताने वाला, लेकिन यहाँ पर जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शुरुआत में आपको कैसे क्या करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, 1 नंबर सवाल दे रखा है। 1 नंबर सवाल को करने के ज़्यादा आपको लंबा खींचना नहीं है, आपको ज़्यादा लंबा लिखना नहीं है, सिर्फ आप 1 लाइन लिख दोगे, 2 लाइन लिख दोगे तो भी बहुत है। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पर टेहरी पावर परियोजना कहाँ पर है। टेहरी बांध परियोजना भगीरथी का मिलंगना नदियों के संगम पर स्थित है। जिला टेहरी यानी गढ़वाल उत्तराखंड में है। IUCN का पूरा नाम क्या है। तो ये हमारा 1 नंबर का सवाल आ जाता है IUCN। तो ऐसे का जो हमारा पूरा नाम बनता है हमारा पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारा बनता है हमारे पास इसका पूरा नाम। तो इसके अलावा देखा जाए पर आपका जो बनता है यहाँ पर शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को पालने की प्रक्रिया का नाम लिखिए। यानी कि यहाँ पे मधुमक्खियाँ होती है, मधुमक्खी पालते हैं उनके शहद के लिए, तो उनको पालना के एक कृषि होता है, एक हमारा पर तरीका होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा पर देखा जाए वो हमारा कहलाता है फिर मोनोपालन या मधुमक्खी पालन कहते हैं। ऐसे यहाँ पर आपको देखा एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, शुरुआत में आपको 1 नंबर सवाल आएंगे, बाद में आपको क्या होते हैं कि 2 नंबर सवाल, छोटे से बड़े बड़े नंबर सवाल आपके आते हैं। और आपको यहाँ पर करना क्या होता है, पेपर में जो भी क्वेश्चन आए आपको सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पेपर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं शुरुआत में वो क्वेश्चन करिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बाद में आप वो क्वेश्चन भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं, लेकिन छोड़ना कोई नहीं है, आप छोड़िए कोई मत, क्योंकि यहाँ पर अगर क्वेश्चन छोड़ दोगे, छोड़े में टीचर कहाँ से नंबर देगा। तो शुरुआत में अगर वो क्वेश्चन करोगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बाद में वो भी करोगे जो आपको नहीं भी आते हैं, गलत भी करोगे, बना बनाए भी करोगे, तो टीचर कुछ तो देगा। नहीं तो क्या है कि अपना अगर खाली शीट छोड़ के आ जाओगे तो क्या है कि अपना जो है टीचर अगर नंबर देना चाहेगा तो खाली शीट में कहाँ से नंबर देगा। इसलिए ज़रूरत है कि आप जो है शुरुआत में वो क्वेश्चन करें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बाद में वो क्वेश्चन भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में आपसे कहा जाता है, यहाँ पर मानव सभ्यता के आरंभ से ही यहाँ पर औद्योगिकरण में वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता रहा है। उपयुक्त उदाहरण सहित इस कथन की व्याख्या करें। तो सिंपल सा बनता है कि जैसे मनुष्य ने अपना विकास करना शुरू किया है, तरक्की करना शुरू किया है, आगे बढ़ना शुरू किया है, वैसे वैसे क्या है प्रकृति नुकसान होता चला गया है। और आज भी देख सकते हैं कि मनुष्य ने आज इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन तरक्की के साथ साथ क्या है मनुष्य ने यहाँ पर प्रकृति को भी नुकसान पहुँचाया है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए हमारा पर एक सवाल बनता है यहाँ पर प्रश्न 6, मानव क्रियाकलाप पर्यावरण को बहुत अधिक सीमा तक विध्वंस से कर रहे हैं। मानव क्रियाकलापों के कारण होने वाले 4 स्थानीय पर्यावरणीय अवरोधों की सूची बनाई है। तो ये भी हमारे तरह से सवाल है, 2 नंबर सवाल है और 2 नंबर सवाल में आपको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, छोटा से करना है और 2 नंबर हिसाब से करना है, यहाँ तो फिर भी काफ़ी बड़ा दे रखा है। पर्यावरण अर्थात हमारे यहाँ पर चारों तरफ जो कुछ भी है, जैसे मानव सभ्यता होता गया है उसने समस्त प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन किया है। ईंधन का जलाना, यातायात के लिए इस्तेमाल की गई मोटर गाड़ियाँ,
व्यर्थ पदार्थों को जलाना इत्यादि सब वायुमंडल प्रदूषित होता है तथा विभिन्न प्रकार के रोग इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा देखा यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है, जैसे प्रश्न 7 मुर्गी पालन की कृषि को समझिए। तो मुर्गी पालना भी हमारे क्या एक तरह से कृषि का हिस्सा है, क्योंकि मुर्गी को पालने से क्या होता है, हमें अंडे मिलते हैं, मांस मिलता है, तो ये हमारा पर मुर्गी पालन होता है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए बहुत से लोग हैं जो अपना मुर्गी पालन करते हैं, ये रोज़गार है और कई लोगों का यहाँ पर मुर्गी पालन से रोज़गार जुड़ा हुआ है। इसके अलावा देखा जाए बात करें हम यहाँ पर वन्य जीव हमारे लिए अनेक कारणों से महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इस पर अनेक संभावित खतरे हैं। जैव मंडल के प्राणी जगत और यहाँ पर वनस्पति के संरक्षण के लिए वनों की महत्वपूर्ण भूमिका बताइए। तो यहाँ पर हमारा देखा जाए वन्य जीव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वन्य जीव है, वन्य जीव हमारे पेड़ पौधे भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं, कई तरह जीव होते हैं और ये हमारा पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरह से हमारा पर राष्ट्रीय धरोहर भी है कि बहुत से जो हमारे विदेशी होते हैं इनको देखने के लिए आते हैं। और वन्य जीव हमें हमारे पर देखा जाए जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये हमारे जीवन की जो है कई सारी आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो मैं इतना ही बताऊंगा, बाकी आप यहाँ पर पढ़िएगा और यहाँ पर इन चीज़ों को समझिएगा। फिर अपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करके आएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ डाउन करने के लिए आपको मिल जाएगा। आपको करने के पीडीएफ डाउन करना है और उसको दे के अपने नोट्स वगैरह बनाने हैं, क्योंकि हाथों से लिखा हुआ क्या होता है कि आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। अगर बाकी तो आपकी इच्छा है कि आप उसको चाहे प्रिंटर निकालें, चाहे उसको दे के पढ़े या उसको अपना किसी रजिस्टर करे हुए आप लिख के अपना तैयारी करें, क्योंकि लिखा हुआ क्या होता है कि आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। साथ में आपसे कहना चाहता हूँ कि इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि उनका भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। जितनी ज़रूरत आपको है उतनी ज़रूरत आपके दोस्तों को भी है। और यहाँ देखा जाए हमारे YouTube चैनल शर्मा टेक लर्निंग सेंटर पर आपको पढ़ाई को लेकर कई सारी वीडियो मिल जाती है, जहाँ से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और सारे वीडियो आपको लेके फ्री है, आपसे किसी तरह से कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बताया जाता है, ऊर्जा के कोई 3 परंपरागत स्रोतों के नाम बताइए कि इन्हें अनवीकरणीय क्यों माना जाता है। तो परंपरागत स्रोत का मतलब क्या है कि जो पहले भी सवाल होते थे आज भी सवाल होते हैं, जैसे उपले है, कोयला है, पेट्रोलियम है, लकड़ी है, ये पहले भी इस्तेमाल होती है, आज भी इस्तेमाल होती है। और इनसे हमारे पर देखा है कई सारे ऐसे साधन हैं जो हमारे क्या अनवीकरणीय संसाधन बनते हैं। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है कि जो वन टाइम यूज़ है, एक बार इस्तेमाल कर लिया तो उसको दोबारा नहीं बना सकते। कोयला है, कोयले को हमने इस्तेमाल कर लिया, कोयले को इस्तेमाल करने के बाद वो राख हो गया और राख से दोबारा कोयला नहीं बन सकता। तो ये हमारे क्या होता है अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। और अगर ऐसी बात करें हम प्रश्न 10 सापेक्ष नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, 3 उदाहरण दीजिए। सापेक्ष नवीकरणीय संसाधन हमारे वे संसाधन होते हैं जिनका पुनर्निर्माण क्या होता है, दोबारा हो जाता है। जैसे पानी है, हवा है, हमारा पर और भी कैसी चीज़ें बनती है जिनका पुनर्निर्माण क्या होता है, दोबारा हो जाता है। एक बार यूज़ किया, यूज़ होने बाद में क्या है कि उसका कहीं ना कहीं से दोबारा से उसका पुनर्चक्रण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें प्रश्न 11 की। प्रश्न 11 से कहा जाता है, भारतवर्ष एक शीतोष्ण देश है जहाँ उच्च मात्रा में सौर विकिरण पहुँचता है और ऊर्जा का प्रयोग करते हुए हम विद्युत यानी बिजली का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपल सा बताना है बिजली का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। बिजली संरक्षण करने के लिए हम घर से, बाहर से, हर जगह से अपना जो है कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे बिजली की बचत हो सके। घर है, घर में भी अपना देखा है कि हम बिजली की बचत कर सकते हैं। ऑफिस वगैरह में अपना बिजली की बचत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपना करना क्या होता है, जैसे कि हमारे बहुत से अप्लायंसेस होते हैं तो ओरिजिनल कंपनी होनी चाहिए। अपना उस पर जो सेविंग स्टार है हमें वो देखना चाहिए कि जितने ज़्यादा सेविंग स्टार होगी ज़्यादा बचत होगी। LED बल्ब वगैरह, LED ट्यूबलाइट वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपना देखा जरूरत न होने पर अपना पंखे, TV वगैरह, AC वगैरह बंद कर देना चाहिए। तो कई सारे तरीके होते हैं जिससे हम अपना क्या कर सकते हैं, बिजली की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा देखा और भी हमारे कई सारे तरीके बनते हैं। एक सवाल हमारा बनता है यहाँ पर, पर्यावरणिक समस्याओं को सुलझाने के लिए कानून की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए जो हमारी पर्यावरणिक समस्या बनती है उसके लिए ज़रूरत है यहाँ पे हमारा कानून बनाने की। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास बहुत से वाहन होते हैं, उसमें अपना जो भी फ्यूल वगैरह डालते हैं तो उससे क्या होता है, पोल्यूशन वगैरह भी होता है। कानून बनाएंगे कि भाई अपने वाहन है उनका जो टाइम पर चेकअप करो, उसमें ऐसा कोई फ्यूल वगैरह मत डालो जिससे कहते हैं कि अपना पोल्यूशन वगैरह निकले। कानून बनेगा तभी लोग उसको फॉलो करेंगे और तभी हमारा पर्यावरण बचेगा। हमारे पर देखा है बहुत से लोग अपने क्या करते हैं कि अपना जंगलों में कटाई करते हैं। कानून बनेगा तभी कहते लोग अपने जंगलों में कटाई करना बंद करते हैं। तो कानून बनाना भी क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है अपने पर्यावरण की समस्या को सुलझाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखा है एक चीज़ और यहाँ पर है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने जो पढ़ा है आप डिट्टो वैसे ही लिखिए। आप जो है आपको ऐसा डिट्टो लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने शब्दों में बना कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करें, यहाँ पर प्रश्न दे रहा है कि जैसे कि यहाँ पर आपको कहा जाता है किसी पारतंत्र का अपने आप
संनियमन की क्षमता को क्या तकनीकी नाम दिया जाता है? एक तालाब पारतंत्र का उदाहरण देते हुए समझा कर बताइए कि इस प्रकार के पारतंत्र के संनियमन किस प्रकार बनाए जा सकते हैं। तो ये हमारा बनता है हमारा पारतंत्र। पारतंत्र एक ऐसी क्रियाशील तंत्र है जो संतुलित अवस्था में रहता है। इस अवस्था में यह आत्मनिर्भर व स्वनियमित होता है। ऐसे तंत्र को समस्थैनिक तंत्र कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि बाहरी किसी भी चीज़ का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे तालाब होता है, जंगल होता है, समुद्र होता है, तो इसके अंदर जो लाइफ सर्कल होता है आपस में जो जुड़े होते हैं। तालाब होता है, तालाब में मछली भी होती है, कीड़े भी होते हैं, उसमें कुछ पौधे भी होते हैं, उसके अंदर कुछ मेंढक भी होते हैं, कई सारी चीज़ होती है और सब आपस में क्या होता है, इधर से जुड़े होते हैं। तो ये हमारे क्या होता है, समस्थैनिक तंत्र होता है, पारतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें यहाँ पे हम अपना ग्रामीण पारतंत्र क्या है। ग्रामीण पारतंत्र यानी गाँव वगैरह है, गाँव में सब अपना मिलजुल कर अपने रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं, अपना कई तरह का काम करते हैं, आपस में दोस्त जुड़े होते हैं। बाहरी शहरी चीज़ें सामान वगैरह बहुत ही कम आता है। गाँव में जो भी कुछ होता है आपस में दूसरे से शेयर करके जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ग्रामीण पारतंत्र। तो अपने शब्दों में वर्णन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो उसमें लिखा है वही लिखो, आप अपने शब्दों में वर्णन कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको जो कहीं से भी और भी आपको जो एनवायरमेंटल स्टडी को लेके कुछ और मटेरियल मिलता है, कहीं से गाइड है, कहीं से आपको बुक्स है, कहीं से आपको कुछ और नोट्स है या कुछ भी अगर आपको मिलता है तो वहाँ से भी आप उनको लेके अपनी तैयारी वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा टैगल सेंटर पर आपको ऑलमोस्ट जो भी आपके सर्च बनते हैं उन सब सब्जेक्ट की आपको वीडियो मिल जाएगी और आप वहाँ से अपने एग्जाम की तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए मैं आपसे किसी तरह के पैसे डिमांड नहीं करता, ना ही देखा जाए मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसा करो वैसा करो। सिंपल सा मैं आपसे इतना कहता हूँ कि हमारे वीडियो से अपने एग्जाम की तैयारी करिए। आपको कहीं और से अगर वीडियो मिलती है वहाँ से भी तैयारी करिए, आपको कहीं से और भी कुछ स्टडी मटेरियल मिलता है वहाँ से भी तैयारी करें, लेकिन अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपको बनता है, भूकंप क्या होते हैं, इनकी तीव्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, भूकंप आने पर क्या पूर्व उपाय किए जाने चाहिए। तो बहुत आसान है। भूकंप जब धरती की हमारे कुछ परतें होती है, जब उसमें हलचल पैदा होती है, जब उसमें हलचल पैदा होती है तो भूकंप पैदा होता है। धरती हमारी कई सारी परतों में बटी हुई है, इन परतों में जब अपना हलचल पैदा होती है, एक परत दूसरी परत से टकरा जाती है, तो ऐसे में क्या होता है, भूकंप पैदा होता है। अब भूकंप की जो तीव्रता को नापने का यंत्र होता है जिसे अपना कहा जाता है रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल पर इसकी भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। अगर भूकंप की तीव्रता 6 से कम होती है तो भूकंप ज़्यादा इतना खतरनाक नहीं होता है, लेकिन जैसे 6 या 600 पर पहुँचती है तो भूकंप खतरनाक हो जाता है। भूकंप से पहले कि हमें क्या उपाय करना चाहिए, हमें कदे क्या करना चाहिए, जैसे जो भी जैसे अलमारी के ऊपर कोई सामान रखा है तो उसे टाइटर से बांध देना चाहिए, नीचे रख देना चाहिए। हमें अपना देखा जाए और बहुत से ऐसे सामान होते हैं जो भूकंप आने पर नीचे गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, तो हमें ऐसी चीज़ों को अपना सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए, बांध के रखना चाहिए, तरीके से रखना चाहिए जिससे भूकंप आने पर नुकसान वगैरह ना हो। और इसके अलावा देखा जाए कि हमें अपना भूकंप रोधी घर बनाना चाहिए ताकि भूकंप आने पर घर मकान वगैरह हमारे ना टूटे। इसके अलावा देखा जाए हम बहुत से काम कर सकते हैं जो हमें भूकंप से हमें होने वाले नुकसान से हमें जो है बचाते हैं या कम से कम हमें नुकसान पहुँचाते हैं। अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको मैं। एक हमें सवाल बनता है यहाँ पर, यातायात के वाहनों से होने वाले प्रदूषण से धुएं और SPM के कारण श्वसन संबंधी रोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण के प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए आप क्या उपाय करें। सिंपल सा है कि कोई भी गंदा प्रदूषण हो, सबसे अच्छा है अपना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। यहाँ पे हमारा पर क्या होता है, ऑलमोस्ट जो भी हमारे प्रदूषण होते हैं सभी प्रदूषण को रोकने का सबसे अच्छा ये है कि प्रदूषण कारणों को ख़त्म किया जाए और साथ में देखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए। कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमारे प्रदूषण को कम करने की कोशिश करते हैं। अगर बात करें यहाँ पर प्रश्न 17 की, प्रश्न 17 में ऐसा कहा जाता है, जैव विविधता का परस्थानिक संरक्षण क्या होता है। तो जैव विविधता हमारे पे क्या होती है कि हमारी धरती पर कई तरह के जीव पाए जाते हैं। जैसे जंगल होते हैं, जंगल में कई तरह के पेड़ हैं, कई तरह के पशु हैं, कई तरह के पक्षी है, कई तरह के कीड़े मकोड़े हैं। तो इन सबों में क्या अलग अलग वैरायटी है। इसके अलावा देखा ज़मीन में भी हमारे पर देखा कई तरह के जीव रहते हैं, पानी के अंदर भी हमारे पर कई तरह के जीव रहते हैं। तो ये सब जीवों में क्या होती है, अलग विविधता होती है जिसे कहा जाता है जैव विविधता। आगे बढ़ते हैं। एक आपका सवाल बनता है यहाँ पर, उन 4 कारकों की चर्चा कीजिए जिनसे द्वितीय हरित क्रांति लाने में सहायता मिली। भारतवर्ष में हरित क्रांति लाने में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का क्या योगदान रहा है।
तो सिंपल से आपको बताना है, इसमें हरित क्रांति के बारे में बताना है। लगभग हमारे पर 1960 के आसपास से हमारे पर हरित क्रांति आई। हरित क्रांति आने का जो मेन कारण था, वो मेन कारण क्या था कि यहाँ पर हमारे पर फसलों को कीड़े से बचाया। अपना देखा जाए बरसात पर निर्भर होते थे हमारे बहुत से फसल वगैरह, तो उन्हें ट्यूबवेल से, हैंडपम्प से, कुएँ से, तालाब से, आसपास से पानी दिया, नहरों से पानी दिया। इसके अलावा देखा जाए अच्छे बीज नहीं होते थे, तो लोगों को, किसानों को बताया गया कि अच्छे बीजों का इस्तेमाल करो। इसके अलावा देखा है लोगों को बताया गया मिट्टी में उसकी जो ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं, खाद वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपना देखा जाए और भी कई चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऋतु मौसम के हिसाब से फसल उगाओ। कई सारे आधुनिक तरीके, कई सारे जो वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया गया और ऐसी पैदावार हुई जिसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें यहाँ पे हम प्रश्न 19 की, तो प्रश्न 19 में आपसे कहा जाता है प्राकृतिक पारतंत्र क्या होते हैं, 4 स्थलीय परतंत्रों के नाम और उनकी परिभाषा लिखिए। बहुत आसान है। प्राकृतिक परतंत्र उन पादपों और जंतुओं का समूह है जो इकाई के रूप में कार्य करते हैं। और यहाँ पर हमारे पे देखा जाए पारतंत्र 2 मुख्य प्रकार के होते हैं, स्थलीय और जलीय, यानी कि जमीन पे हो सकता है और हमारा पर पानी में हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए हमारा पर स्थलीय, हमारा पर जैसे वन आता है, घास के मैदान आते हैं, मरुस्थल आता है, टुंड्रा आता है। ये हमारे पे देखा कुछ हमारे पे खास जो है स्थलीय हमारे पर जो है परतंत्र बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखा क्वेश्चन पर हमारा 20 है। क्वेश्चन 20 में हमारे पे कहा जाता है हरित गृह प्रभाव एक सामान्य परिघटना है और इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन का उद्भव संभव हो सकता है। हाल के ही वर्षों में वृद्धिमान जनसंख्या के कारण इस प्रक्रिया में तीव्रता आई है। तो हरितगृह प्रभाव के बारे में बताना है आपको, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा देखा जाए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब क्या, धरती पर जनसंख्या बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इन सब की वजह से हमारा पर हरितगृह क्या हो रहा है, प्रभाव घट रहा है। तो इस चीज़ को अपना शब्दों में वर्णन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए सारे क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराने वाला, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF डाउन करने का लिंक आपको दे रखा है, जहाँ से उसको डाउन करके अपना एग्जाम तैयार कर सकते हैं। क्योंकि सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो देखा जाए अपना 2, 3, 4 घंटे का भी हो सकता है, और आपके पास इतना समय तो है नहीं कि आप इतना लंबा वीडियो देखें। इसलिए यहाँ पर देखा जाए मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में फॉलो करनी है, जिन्हें अपना अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है पर मृदा अपरदन के कारण भूमि की उत्पादकता कम होती है। कम हो जाने के कारण वे अपने बच्चों को शहर भेज रहे हैं। मृदा अपरदन के प्राकृतिक और मानव जाति के रखरखाव की व्याख्या करें। नहीं, मृदा अपरदन का मतलब क्या बनता है कि जो हमारी मिट्टी होती है खेती बाड़ी के लिए होती है, कुछ कारणों से अपना क्या होती है, मिट्टी वो खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है, बंजर हो जाती है, अनुपयोगी हो जाती है। क्यों? अपना जो इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह इस्तेमाल करने से, कूड़ा कचरा फेंक देने से, एक ही फसल बार बार ज़्यादा करने से, पशुओं की अतिरिक्त चराई करने से, अपना जो भूस्खलन होने से, जंगल के पेड़ पौधे काट देने से, कई सारी वजह से हमारा पर क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। और जिस वजह से वहाँ पे अपना कुछ हो नहीं पाता, खेती बाड़ी नहीं हो पाती, खानदानी नहीं होता, और जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों के साथ में शहर चल देते हैं या शहर भेज देते हैं। तो ये कुछ अपने शब्दों में आपको बनावने करना है। कोई 6 नंबर सवाल है, तो यहाँ पर देखा जाए जितने भी आपको क्वेश्चन होते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि उन सभी क्वेश्चन का आंसर को आप जो है पॉइंट्स में करें। पॉइंट्स में किए हुए जो आपके आंसर होते हैं उसमें ज़्यादा नंबर मिलने के चांस आपके देते हैं। इसके बाद देखा जाए आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है, कहा जाता है आपका 3 अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संस्थाओं के लक्ष्यों और उद्देश्यों की चर्चा करें। बहुत से हमारे पे क्या इंटरनेशनल हमारे पे बहुत सी जो अपने संस्थाएं वगैरह बनती है जो अपना पर्यावरण को बचाने के लिए बनती है। जैसे यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका शुरू में आई भी था, यहाँ पर IUCN का फुल फॉर्म क्या है। इसके अलावा देखा जाए आपका वर्ल्ड वाइल्ड फॉर नेचर, ये भी आपको बनता है, एक जो हमारी इंटरनेशनल संस्था बनती है। इसके बाद यहाँ पर आपका देखा जाए नंबर 3 आपका जैसे संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन, ये भी हमारा पर देखा जाए एक अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति है। इसके अलावा हम कह सकते हैं जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पर आपको देखा जाए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब अपना एनवायरमेंटल साइंस का पेपर करते हैं तो लास्ट में आपको क्या होता है कि आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। उन 2 ऑप्शन में से आपसे किसी एक ऑप्शन को आपको करना होता है। दोनों ऑप्शन को आप मिला के नहीं कर सकते, किसी एक को ही आपको करना होता है और किसी एक के ही सारे क्वेश्चन करने होते हैं आपको। जैसे यहाँ पे ऑप्शन 1 दे रखा है यहाँ पर संतुलित जलीय पारतंत्र के लिए उद्योगों से अधिक मात्रा में निकाले गए नाइट्रेटों और फास्फेटों के कारण सुपोषण वांछनीय नहीं है। क्यों? तो संतुलित जलीय पारतंत्र के फास्फेट तथा नाइट्रेट से स्थापित सुपोषण वांछनीय नहीं है क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या मात्रा अधिक बढ़ जाती है और ऑक्सीजन का उपयोग अत्यधिक बढ़ने से
पाचन असंतुलित हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है हमारा पर इकोसिस्टम। इसके अलावा देखा जाए पर आपके यहाँ पर 1 नंबर सवाल आते हैं, 2 नंबर सवाल आते हैं, कुछ बड़े सवाल आते हैं, तो लगभग 15-20 नंबर का आपका ये हिस्सा होता है। कुल उपलब्ध जल की कितनी प्रतिशत अलवन जल के रूप में मौजूद है। मतलब यहाँ पे हमारा पर देखा जाए हमारी धरती पे जो पानी है, समुद्र में जो हमारे ज़्यादातर जो पानी है वो कैसा पानी, खारा पानी है, जिसे लवणीय पानी कहा जाता है। तो हमारा पर देखा जाए धरती पर कुल जो पानी हमारे पास अवेलेबल है उसका हमारा देखा जाए 2.7% ऐसा पानी है जो हमारा खारा पानी नहीं है। ऐसे यहाँ पर आपका देखा है और भी क्वेश्चन आपको बनते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन आपको करना है और यहाँ पर आपको जो है कोशिश करनी है कि आप सारे क्वेश्चन करें। आपको स्पीड से लिखना है क्योंकि टाइम क्या रहता है, बहुत कम रहता है और उतने कम समय में आपको जो सारे आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। तो जल्दी जल्दी आपको करना है, पॉइंट्स में आपको कोशिश करनी है कि पॉइंट्स में आप करें। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए मैं आज इस वीडियो में इसलिए बताऊँगा क्योंकि यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन आपके बहुत सारे हैं और इतने सारे क्वेश्चन आंसर को मैं अगर समझाने जाऊँगा तो वीडियो क्या है बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं सब क्वेश्चन आंसर को नहीं समझाऊंगा। लेकिन सभी क्वेश्चन आंसर डाउन करने का लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां से उसको डाउन करके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ में आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इन वीडियो से अपना फ़ायदा उठा सके। और तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन आंसर क्या आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन क्वेश्चन आंसर को जरूर करिएगा और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।